Good morning, my students. Welcome to my class, Mom Navalezium. Today I will discuss next chapter named narration. आज की क्लास में मैं आपको नरेशन टॉपिक पे चर्चा करूंगा. Today in this class I will discuss what is narration, how many types of narrations, how to make direct indirect narration into indirect narrations, how to change direct narration into indirect narration. आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि नरेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन बदलाव लाकर हम नरेशन को बनाते हैं और इनके क्या क्या रूल्स हैं. इन सारे की चर्चा हम क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड है. नाम है उसका नरेशन. तो स्टार्ट किया जाए. लेट अस स्टार्ट. नरेशन. व्हाट इज नरेशन? नरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट और अ स्पीच. जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो हमारा बोली जो निकलती है, जो हमारी अभिव्यक्ति जो निकलती है, जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है बोलने का, दैट इज नरेशन. तो नरेशन को आप स्टेटमेंट भी कर सकते हैं. इसी का तीसरा नाम स्पीच भी. ये तीनों पैरेलल. नरेशन कह लीजिए, स्पीच कह लीजिए या स्टेटमेंट कह लीजिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसकी इंट्रो की बात की जाए तो नरेशन मीन्स a statement और a speech. कथन. इन तीनों का मतलब होता है कथन. जो कही गई वो डायरेक्ट, वो नरेशन कहलाता है. अब कही गई बातें जो होती है वो दो तरह की होती है. एक हम डायरेक्ट कहते हैं और एक हम घुमा फिरा के कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं. क्या है डायरेक्ट नरेशन, क्या है इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी चर्चा करूंगा. लेकिन पहले इसका डिफिनेशन बताऊंगा कि नरेशन का आप लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप उसको परिभाषित कर सकते हैं. कोई अगर आपसे एक लाइन में पूछे व्हाट इज नरेशन, तो यू रिप्लाई नरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट और स्पीच. जो कथन है, वक्ता के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं, वही स्टेटमेंट है, वही नरेशन है, वही आपका स्पीच. अब इसका हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं. डिफिनेशन है इसका, नरेशन इज a topic that deals with the study of expressing the idea of the speaker. अरे यहाँ इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो नरेशन इज अ टॉपिक. नरेशन एक टॉपिक है, इशूज है, मुद्दा है, विषय है. दैट डील्स विथ, देखिए डील विथ फ्रेज है. डील इन, जब डील के साथ इन लग जाता है तो इसका मतलब होता है व्यापार करना. डील के साथ जब विथ लग जाता है तो इसका मतलब होता है व्यवहार करना. डील के साथ जब आउट लग जाता है तो इसका मतलब होता है वितरण करना. तो यहाँ पे डील विथ लगा हुआ है, मतलब व्यवहार करना. तो नरेशन एक टॉपिक है
जो व्यवहार करता है। The study of expressing the idea of the speaker. Speaker means ER. Speak means बोलना, और जब उसके लास्ट में ER जो लास्ट में लगाते हैं, शब्दांश जिसको बोलते हैं, जिसको मोरोफेम्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो वैसे मोरोफेम्स जो शब्दों के लास्ट में लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। तो स्पीक में जब ER लगा देते हैं तो स्पीकर हो जाता है। स्पीक आपका वर्ब है और स्पीकर आपका नाउन है। इसका मतलब हो गया वक्ता, बोलने वाला। तो नरेशन एक टॉपिक है जो बताता है, जो व्यवहार करता है किसी भी स्पीकर के, किसी भी वक्ता के क्या आइडियाज हैं, क्या उसके विचार हैं, उसको बताने का काम नरेशन है। अब किस तरह से वो अपने आइडियाज को वो एक्सप्रेस करता है, ये बताने का काम नरेशन है। वो या तो डायरेक्ट में एक्सप्रेस कर सकता है या इनडायरेक्ट में कर सकता है। तो ये आपका नरेशन है, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर कोई एक लाइन में पूछे व्हाट इज नरेशन, तो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट और स्पीच। इसका डिफिनेशन आपका हो गया, नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। यू मे स्क्रीनशॉट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, लिखेंगे टाइप्स ऑफ नरेशन। टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया। कोई भी वक्ता दो तरह से बातें कर सकते हैं आपसे, या तो डायरेक्ट बोल सकता है या इनडायरेक्ट बोल सकता है। लिखेंगे द नरेशन can be studied under two groups. नरेशन को कितने भागों में बांटा गया? दो ग्रुप में इसको तोड़ा गया। यही आपका नरेशन है। इसको तोड़ दिया गया आपका। एक आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब थोड़ा सा समझिए इसको। मैं किसी बच्चे से बोलता हूं कि जाओ अपनी मां को कहना कि सर सब्जी मांगे। वो बच्चा जाता है अपनी माँ के पास में और बोलता है मम्मी मम्मी मेरे सर ने आपसे सब्जी मांगा। अर्थात वह जो स्पीकर है, वह जो बोलने वाला है, वह जो वक्ता है, मेरी बातों को हूबहू मेरे ही शब्दों में अपनी माँ को कर दिया। वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन यही बात वो अगर अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे सर सब्जी के साथ साथ थोड़ा सा रोटी भी मांग रहे हैं, 2-4 पीस रोटी भी मांग रहे हैं, तो रोटी मैंने नहीं मांगा। अर्थात मेरे स्टेटमेंट को वक्ता ने हूबहू ना बोल करके उसे अपने शब्दों में बोल दिया। उसे ही हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब समझ गए, किसी स्टेटमेंट को, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू उसी के शब्दों में जब हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को उसके शब्दों में ना कर करके अपने शब्दों में एडिटेबल कर करके, एडिट कर करके, कुछ तोड़ जोड़ करके, मरोड़ कर करके जब हम दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं
तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्ट और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे किसी को हम डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं और किसी को हम इनडायरेक्ट किसी से बुलवा देते हैं कि भाई इसको थोड़ा समझा दें, तो वो डायरेक्ट हो गया जो सीधा प्रत्यक्ष है, जो सीधा असर पड़ता है, और एक क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट। बस नरेशन भी इसी पे आधारित है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपको दोनों का डिफिनेशन लिखा देता हूं। पहला है आपका डिफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच डिफिनेशन हो गया इसकी, डिफिनेशन ऑफ डायरेक्ट। In this case, we take the exact words of the speaker. समझिए सर, इन दिस केस डायरेक्ट स्पीच में वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड्स, कहते हैं ना कि एग्जैक्ट आंसर देना भैया, सूरज किधर उगता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सूरज पूरब में उगता है। अब कोई बोला सूरज पश्चिम से निकला, पश्चिम में डूबा, थोड़ा सा घुमा फिरा, फिर पूरब से जाके उगा, तो घुमा के नहीं बोलना, एग्जैक्ट वर्ड्स। बस डायरेक्ट स्पीच मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। इसको अगर एक लाइन में इसका अर्थ समझाना हो तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच मीन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, किसके एग्जैक्ट वर्ड्स, तो ऑफ द स्पीकर, वक्ता के एग्जैक्ट वर्ड्स जो होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे कीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, तो किसी को समझने और परखने की दो चीजें, या तो आप उसकी सूरत को देख के पकड़ सकते हैं या उसकी आप सीरत को देख करके अर्थात उसके गुण को देख के पकड़ सकते हैं। तो गुण को देख के तो आपने पकड़ लिया कि एग्जैक्ट वर्ड्स को जो एक्सप्रेस करेगा वो डायरेक्ट नरेशन होगा, और इसके सीरत क्या, उसके जो रूप जो होते हैं, ये इसका सीरत हो गया, इसके क्वालिटीज हो गए। ठीक है, और आप पकड़ेंगे कैसे, तो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है या डायरेक्ट स्पीच के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखें। जैसे एग्जांपल है, माय फ्रेंड सिंपली सेड टू मी you are my energetic face। मेरी फ्रेंड सिंपली कहती है, कही, सेड है, कही कि तुम जो है वो मेरे लिए एनर्जेटिक फेस। एनर्जेटिक फेस का मतलब होता है जिसको देखकर हमें शरीर में एनर्जी मिलती है, कुछ करने का मन हो जाता है, जिससे हमें वोल्टेज मिलता है, जिससे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये देखिए इस वाक्य में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग है, इसलिए यह जो वाक्य है वो आप इसका डायरेक्ट स्पीच है। तो देख के भी पकड़ सकते हैं कि ये आपका डायरेक्ट है। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, डिफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। In this case, we don't express, अल्प विराम के लिए कॉमा का प्रयोग है। फुल स्टॉप का मतलब हो गया जैसे हम कहीं जाते हैं
तो नाश्ता पाने के लिए बस को रुकवाते हैं या अपनी गाड़ी को रुकवाते हैं अल्प विराम के लिए। उसी प्रकार वाक्य को जब अल्प विराम देना हो तो कॉमा का प्रयोग। और स्टॉपेज पे रुक गए भैया, अपना स्थान पहुंच गए, तो वहां पे फुल स्टॉप। इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द exact words of the speaker, but we take, नीचे दिख रहा है, but we take the sense of स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। The sense of the statement of the speaker and we express that statement in all own words. समझा जाए? In this case, in direct speech में we don't express the exact words. हम exact words का प्रयोग नहीं करते। किसी वक्ता के बातों को उसी के शब्दों में हम एक्सप्रेस नहीं कर करके, बट वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, उसके अर्थ को, एंड वी एक्सप्रेस दैट स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स, हम अपने शब्दों में किसी के कहे गई बातों को जब हम अपने शब्दों में थोड़ा सा एडिट कर करके, थोड़ा सा जोड़ कर करके जब हम किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बच्चे को कहा था कि जाओ माँ से सब्जी मांग लेना, लेकिन बच्चे ने मेरे बातों को हूबहू ना कर करके अपनी माँ से ये कहा कि माँ सब्जी के साथ साथ सर के लिए 2-4 रोटी भी दे दे। तो 2-4 रोटी दे देना, वो अपने शब्दों में वो मेरे बोलने के जो स्टेटमेंट्स थे उसने हूबहू ना बोलकर उन्होंने अपने स्टाइल में, तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जैक्ट वर्ड्स इज इक्वल टू डायरेक्ट स्पीच और ऑन वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको आप ये ट्रिक याद रखते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल इसी का बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या दिया था? माई फ्रेंड सिंपी, इसको बनाएंगे माई फ्रेंड सिंपी। देखिए सेड टू मी, सेड जब ट्रांजिटिव में आ रहे, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा रहे, जब कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता है, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव का सकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं जो साथ हो कर्म के साथ, और वर्ब जब विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो उसको इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो माय फ्रेंड सिंपली सेड टू मी, तो सेड टू के बाद जब ऑब्जेक्ट है तो उसको हम टोल्ड करते हैं, तो बोलेंगे टोल्ड मी दैट यू जो है वो बदलेगा सेकेंड पर्सन के अनुसार। यू सेकेंड पर्सन है, वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इसके लिए यू की जगह पे आई।
ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लास में। तो आई हो गया आई एन, उसमें क्या था यू आर माई, तो यहाँ पे आई एन होगा, लेकिन यहाँ पे सेड टोल्ड है, पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए आई वॉज, है ना। उसमें बोली थी कि यू आर माई एनर्जेटिक फेस, माई मीन्स आई का पॉजेसिव, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे माई लगा हुआ है, माई फ्रेंड लगा हुआ है, तो इसके लिए बनाएंगे आई वॉज हिज इनर्जेटिक, हर लगा सकते हैं क्योंकि वो लड़की है, इसलिए आई वॉज हर इनर्जेटिक। क्लियर हो गई, समझ गए आपको बड़ा। नेक्स्ट है आपका सॉरी माय फ्रेंड है, नहीं ठीक है, यहाँ पे हर नहीं होगा, आई वॉज हिज, नहीं सॉरी, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया इसको। अब आप इसके कैसे हम बदलते हैं, और अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूं। अंग्रेजी के किसी भी कथन को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके, या तो वक्ता की बात को हूबहू हूबहू उसी के स्टाइल में बोल दिया जाए, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या उसके कहे गए शब्द को, कहे गए शब्द को अपने शब्दों में व्यक्त करें, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे की चर्चा क्लियर होगी। तो आपने डायरेक्ट नरेशन के बारे में जान लिया, इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जान लिया। अब जानिए पार्ट्स ऑफ नरेशन। अगला टॉपिक है आपका इसी में पार्ट्स ऑफ नरेशन। जैसे आप ट्रेन को देखते हो तो एक उसका पार्ट इंजन होता है, बाकी बॉडी होता है। किसी सेंटेंस में देखिएगा एक भाग उसका सबसे जो आगे होता है, जो लीडिंग करता है, वो सब्जेक्ट होता है, बाकी बचे भाग प्रेडिकेट कहलाते हैं। उसी प्रकार नरेशन के भी पार्ट होते हैं।
और उस पाठ का जो निर्धारण है, उसका जो सरदार है, वो है कॉमा और कॉमा। अर्थात किसी वाक्य में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नरेशन को पार्टीशन कर देता, बांट देता। ठीक है, कॉमा डिवाइड नरेशन और स्पीच into two parts। कॉमा जो होता है वो इसके किसी भी नरेशन या स्टेटमेंट को दो पार्ट में तोड़ देता है। कैसे? माई मदर सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मेरी माँ ने मुझसे बोली कि सूर्य पूरब में उगता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉमा है वो इस पूरे वाक्य को दो भाग में तोड़ दिया। एक पार्ट आपका देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं, जो बाहर रहते हैं, जहां पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के लिए रिपोर्टिंग का काम करते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या आरटी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आर। और जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको हम, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बचे पार्ट होते हैं उसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाउड। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार कॉमा जो है वो किसी भी डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटता है ना। तो जो इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉमा के वैसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको हम रिपोर्टिंग कहेंगे। इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर? लिखेंगे आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। The outer part of any statements due to comma is said to be reporting verb। R है सर, रिपोर्टिंग। इन्वर्टेड कॉमा के बाहरी भाग, इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बाहरी भाग जिसे कॉमा डिवाइड, जिसे कॉमा
ये हो गया सर जी। अब है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो इनर पार्ट्स होता है। द इनर पार्ट्स ऑफ एनी स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्टेटमेंट within inverted commas जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं वैसे भाग नरेशन का क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझा। तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ड और ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके नोट्स बनाने में आपकी सुविधा होगी। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। माई अंकल सेड टू मी, माई अंकल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, 2 and 2 is 4। देखिए ये जो डायरेक्ट नरेशन कैसे पकड़े कि डायरेक्ट नरेशन है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो पकड़ लिए, सॉरी क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसके आधार पे हमने पकड़ लिया कि यह डायरेक्ट नरेशन। अब ये कॉमा जो है वो देखिए इसको सेपरेट कर रहा है। एक भाग इसका हो गया माई अंकल सेड टू मी और दूसरा भाग इसका हो गया 2 and 2 is 4। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आपका जो है जो कि आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा है उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। आप इसको एग्जांपल में लिख लीजिएगा डिफिनेशन के बाद। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है इसको हम बोलेंगे इम्पोर्टेड। क्लियर हो गया ना? इस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में हम बांट सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। आपने परिभाषा भी लिख लिया, इसको समझ लिया। अब है नरेशन में करना क्या होता है, ठीक है। जैसे डिग्री में आपने इंटरचेंज करना सीखा, बिना सेंस बदले बिना अर्थ बदले उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। आर्टिकल में आपने क्या सीखा? नाउन की स्थिति को बताया, उसको सही दिशा बताने का काम किया। डिटर्मिनार्स में भी आपने पढ़ा कि डिटर्मिनार्स के अंतर्गत कितने चीजें आते हैं, 6 चीजें आते हैं, मैंने आपको पहले के क्लास में बताया। तो उसी प्रकार ये नरेशन में हम करते क्या? तो इन दिस नरेशन वी चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। इस नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? बदलते हैं। किसी के शब्दों को अपने शब्दों में बदलते हैं या अपने शब्दों को किसी के दूसरे शब्दों में बदलते हैं। यही हम नरेशन में पढ़ते हैं और अलग अलग वाक्यों के अलग अलग रूल्स हैं बनाने के। तो पहले जो कॉमन चीजें हैं सारे सेंटेंस के लिए कि कौन से फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम नरेशन को टैकल करते हैं। तो 3 स्टेप है जिसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। वो 3 चीजें क्या है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस। तो इसका टॉपिक हो गया आपका हाउ टू मेक
direct narration, direct narration into indirect narration, indirect narration. किस प्रकार हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, तो इसका तीन स्टेप। देयर आर, फर्स्टली लिख लीजिए पहले, फर्स्टली देयर आर थ्री स्टेज or changes regarding or changing direct into indirect तीन स्टेप हैं, तीन परिवर्तन करने पड़ते हैं तब जाकर के डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनते हैं। और वो कौन से तीन परिवर्तन है मैं इसको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ, उसके बाद के नेक्स्ट क्लास में मैं उसके आगे की चर्चा करूँगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी सा, मैं उसके तीनों स्टेप को लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। नरेशन में तीन तरह के परिवर्तन होते हैं, तीन स्टेज होते हैं, 3 स्टेजेस टू चेंज डायरेक्ट स्पीच की कहिए, स्टेटमेंट की कहिए या नरेशन कहिए, बात बराबर है। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। तीन स्टेजेज हैं, तीन परिवर्तन है, कौन कौन से हैं? पहला है सर जी आपका चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है आपका चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है आपका अदर चेंजेस। ये तीन चीज को फॉलो हमें हर सेंटेंस में करना पड़ेगा और तब जाकर करके हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले ये आपकी अंतिम स्क्रीनशॉट है आज की क्लास की। कल पुनः मैं इसके आगे के बारे में बताऊंगा कि चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस की बारी है, उसके बाद अदर चेंजेस की बारी है। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ मैं आपको इसके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जैसे मैंने डिग्री और आर्टिकल का कराया। तब तक के लिए सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड